Hello everyone. So now in this video we'll be discussing on our next topic of our clinical anatomy, that is our Klumpke's palsy or Klumpke's paralysis. ओके सो ये एक्चुअली जो पैरालिसिस है ये ब्रैकियल प्लेक्सस की ही है, जैसे कि हमने पिछली मुझे लगता है कि दूसरी जो सेकंड लास्ट वीडियो थी अब दुशेन पालसी में हमने पढ़ा था कि अपर जो रूट्स होती हैं एक्चुअली C5 और C6 में जब डैमेज होता है तो अब्स पालसी होती है। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब लोअर जो रूट्स होती हैं ना C8 और T1 रूट्स, उनमें जब डैमेज होता है तब हमको क्लम्पकीज पालसी देखने को मिलती है। तो दोनों जो पालसीज़ हैं वो नियोनेटल ब्रैकियल पालसी है, मतलब ये नियोनेट्स में ही देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द बर्थ के वक्त अगर इंजरी होगी तो हमको ये दो मोस्ट कॉमन पालसीज हैं जो नियोनेटल्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, मतलब ये जो रूट्स हैं ये डैमेज क्यों होंगे, तो ब्रैकियल प्लेक्सस में ये डैमेज क्यों हुए। अगर कोई एबडक्शन हो गया, हाइपर एबडक्शन, मतलब हाइपर एबडक्शन हो गया चाइल्ड बर्थ के दौरान, मान लीजिए कि रिस्क फैक्टर्स जैसे अब नॉर्मल डिलीवरी होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि फीट सबसे पहले आती है बाहर वैजिनल डिलीवरी में। तो फीट जब बाहर आती है तो जब हैंड की बात आती है तो हैंड हम बहुत ज़्यादा ही एबडक्शन में उसको खींचते हैं, तो उसके कारण से अगर हाइपर एबडक्शन हो जाता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि नर्व स्ट्रेच हो जाएगी। नर्व स्ट्रेच हो जाएगी तो न्यूरोप्रैक्सिया या फिर एनवल्जन्स हो सकते हैं, टीयरिंग ऑफ द नर्व्स हो सकती है, टीयरिंग ऑफ नर्व। ठीक है, टीयरिंग और स्ट्रेचिंग, तो उसके कारण इस लेवल पे डैमेज हो सकता है। तो अब इस लेवल पर डैमेज होगा तो जो नर्व इस रूट से निकल रही हैं या फिर जो कॉर्ड्स के बाद जो एंटीरियर पोस्टीरियर कॉर्ड से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनके फंक्शंस में अबनॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम इसको ब्रैकियल प्लेक्सस में देख लेते हैं कि कौन सा लेवल होता है ये। ठीक है, तो ये देख पा रहे होगे, ये था C8 और T1, तो ये लोअर है। ठीक है, लोअर ट्रंक। उसके बाद ये जो वो है हमारे कॉर्ड्स, ठीक है ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्ड्स। तो जो ये वाला कॉर्ड है इससे कौन कौन सी नर्व जा रही हैं, एक अल्नर नर्व और एक मीडियन नर्व। ठीक है, बाकी ये मीडियल क्यूटेनियस और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, तो ये सेंसेशनल नर्व्स हैं। ठीक है ना, तो इस लेवल पे अगर डैमेज हुआ या कंप्रेशन हुआ या ऊपर कहीं हुआ तो इनके फंक्शंस में अबनॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब एक रिस्क फैक्टर मैंने ये बता दिया कि ब्रीच प्रेजेंटेशन या फिर वो होगी, और एक रिस्क फैक्टर ये होता है, ये इमेज देखो आप, कोई जैसे कोई ब्रांच पकड़ के लटक रहा है मंकी की तरह, तो अगर इसमें उसका खिंचाव हो गया, ठीक है ना, तो हाइपर एबडक्शन मतलब कि आपका हाथ आपने बहुत ऊपर उठा लिया और आप फिर कहीं लटक गए हो या फिर किसी ने आपका हाथ खींच दिया या आप बहुत ऊपर हाइट से गिर गए, तो वो केस हो सकते हैं जिसमें आपको ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी मिल सकती है। और जैसा कि मैंने ब्रीच प्रेजेंटेशन में बताया कि ऐसा भी हो सकता है, ये तो नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है ना, हेड वाली, बट ऐसा भी होता है कि जब हम फीट वाली डिलीवरी करते हैं तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो उस केस में भी ये होता है कि ये इस केस में शोल्डर डिस्टोशिया के कारण हो सकता है या फिर हाथ खींचने के कारण ज़्यादा ही अबडक्शन कर दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि हमको नर्व की इंजरी हो जाए। ठीक है, और शोल्डर डिस्टोशिया जैसा कि ये इमेज देख पा रहे होगे, तो ये शोल्डर डिस्टोशिया किस कारण से होता है, जब बेबी की वेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मैक्रोसोमिया उसको कहते हैं, उसको जब बेबी का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है मदर के पेल्विस से, तो उस कारण से बेबी का हेड बाहर आ जाता है बट शोल्डर्स बाहर नहीं आ पाते, तो उसके कारण से यहाँ पे कंप्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। तो आइए रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो फॉल फ्रॉम हाइट मैंने बताया, मैक्रोसोमिया, शोल्डर डिस्टोसिया, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का मतलब कि पेल्विस जो होती है मैटरनल की वो इरेगुलर साइज़ की होती है, मतलब बेबी के अकॉर्डिंग मिसमैच होता है। बेबी का हेड का साइज़ कुछ होगा, पेल्विस एबनॉर्मल शेप की हो सकती है, साइज़ की हो सकती है, तो उस कंडीशन को हम सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं, तो उसके कारण भी होता है। तो ये ऑब्स्टेट्रिक्स में आप पढ़ोगे। कार क्रैश, फॉल्स, कैंसर में जैसे पैनकॉस ट्यूमर के कारण कंप्रेशन हो सकती है नर्व की। पैनकॉस ट्यूमर उसी रीजन में होता है, ठीक है, एक्जिला वाले रीजन में, तो जिसके कारण से वो नर्व रूट्स डैमेज हो सकते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में वेट गेन हो जाता है बच्चे का, तो वही मैक्रोसोमिया वाली कंडीशन को लीड करता है। ठीक, ब्रीच बर्थ मैंने बता दिया, फीट वाली डिलीवरी में सर्वाइकल रेव हो गई तो भी कंप्रेशन हो सकता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। ठीक, बेसिक जो कॉजेज़ हैं वो यही हैं कि फॉल फ्रॉम हाइट और हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच, ठीक है, और बर्थ की इंजरी। अब साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स देखने को क्या मिलेगा। सबसे पहले क्लॉ हैंड मिलेगी। क्लॉ हैंड किसके कारण से होती है, किस नर्व के कारण से होती है, अल्नर नर्व के कारण से। तो अल्नर नर्व के कारण से क्यों होती है क्लॉ हैंड, क्योंकि इंट्रिंसिक मसल जो हमारी हैंड की होती हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मतलब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। ठीक, तो उसके कारण से हमें दो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। एक तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे। तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट कौन सी है, ये वाली, ठीक है, तो इस पे ये एक्सटेंशन हो जाएगी, मतलब ऐसा एक्सटेंशन होगा ऐसे हाथ उंगलियों का,
ठीक है, उंगलियाँ ऐसे हाइपर एक्सटेंड होंगी। और उसके बाद क्या होगा, फ्लेक्शन एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो इंटरफेलेंजियल जॉइंट हमारी ये सारी है, ठीक है, ये है ये, तो इन पे ऐसे फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या, ये कैसा दिख रहा है, ये एक्सटेंड होगा पहले, तो ये एक्सटेंड, फिर ऐसे फ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्लॉ हैंड, टोटल क्लॉ हैंड, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, टोटल क्लॉ हैंड, पार्शियल नहीं टोटल, ठीक है, क्लियर है। तो फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। बाकी सेंसेशन लॉस जैसा कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व और आर्म और फोर आर्म जा रही है, तो आपको अनर साइड के रीजन में यहाँ से लेके और पूरा आर्म तक आपको सेंसेशन लॉस मिलेगा इस रीजन में, ठीक है, और लिटिल फिंगर तक, क्लियर। तो अल्नर क्लॉ हैंड कैसा दिखता है, ये देखो ये ऐसा, जैसा मैंने दिखाया। तो ये जो जॉइंट है इस पर ये हाइपर एक्सटेंशन कर रहा है, और जो ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट है उंगलियों के बीच में, इस पर ये फ्लेक्शन कर रहा है। तो इंट्रिंसिक मसल का एक्चुअली यही काम होता है, ठीक है। तो ये मसल्स एक्चुअली इंट्रिंसिक 4 मसल्स होती हैं हमारी, ठीक है, और बाकी वीकनेस और फोर आर्म होती है इसमें आपको देखने को मिलेगी। और T1 में अगर कोई T1 जैसे जो T1 है उस वहाँ से सिंपैथेटिक फाइबर्स भी निकलते हैं आपके, वाइट रेमस कम्युनिकेंस में निकलते हैं, तो बेसिकली हेड और नेक को सप्लाई करते हैं। तो उसके कारण से एक और कंडीशन हो सकती है हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्पेसिफिक, बट यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। प्टोसिस हो सकती है, ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, एंड एनोप्थाल्मस हो सकता है, मियोसिस कंस्ट्रक्शन हो सकती है, एनहाइड्रोसिस, स्वेट ग्लैंड्स का फंक्शन एकदम कम हो जाएगा, मतलब सेटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये 4 मतलब बेसिक साइंस है हॉर्नर सिंड्रोम की। क्यों हो रही है, क्योंकि T1 में सिंपैथेटिक फाइबर निकलते हैं T1 लेवल से, T1 रूट से, जिसके कारण से हमें हॉर्नर सिंड्रोम भी क्लम्कीज पाल्सी या पैरालिसिस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था बेसिक, मतलब जो आपको क्लम्कीज पाल्सी में देखने को मिलेगा, बेसिक प्रेजेंटेशन बेबी की, या लेटर ऑन स्टेज में भी हो सकती है, बट मोस्टली ये नियोनेटल ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी होती है, इंजरी होती है, ठीक है। तो ये थी क्लम्कीज पाल्सी। होप यू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।